घूमने का कोई वो नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारा शिप होता है, हमारा शिप जिस भी पोर्ट पे जा रहा है वहाँ हम सिर्फ काम करते हैं। तो देखो ये भी बड़ा एक ना डाउट है सबके मन में, जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम शिप पे सेल करते हैं तो लोगों के दिमाग में ना क्रूज शिप ही आता है। वो कहो ना प्यारे वाला क्रूज शिप हो गया या जो सा भी क्रूज शिप हो गया। तब क्या है कि हमारे पास शिप पे कोई ऐसा कोई नेटवर्क स्पेसिफिकली नहीं होता था। हमारे लिए मेन जो एक वो था मेल, उस टाइम पे एक फ़ोन हुआ करता था जो था सैटेलाइट फ़ोन, बट उस टाइम वो फ़ोन यूज़ करना बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। मतलब एक अगर आप 1 मिनट कॉल करोगे तो समझ लो 100 रुपीज़ 1 मिनट। कभी कोई पायरेट्स के साथ एनकाउंटर हुआ है आपका? मैं एक्चुअली खुद उस रूट पे बहुत सेल करता था उस टाइम पे। जो दूसरे शिप पे है वही उस रूट से निकल रहा है और उसके रूट पे फायरिंग हुई है। तो शिप के ऊपर कभी आपने सुना है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या आपने फील करी हो या आपने सुनी हो किसी से? किसी ने अपने कैबिन में अपने आप को लॉक करके सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो मर गया अपने कैबिन में। एक्सीडेंट्स तो ज़्यादा बड़े भी होते हैं, जैसे किसी की उंगलियां कट गई चारों की चारों। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये एपिसोड है ये हमारे अभी तक के जितने भी एपिसोड्स हम लेके आए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसे विषय पे बात होने वाली है जो अभी तक हमने अपने चैनल पर करी नहीं है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो मर्चेंट नेवी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मर्चेंट नेवी की फील्ड से हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, चीफ ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी ईशान नरोला जी। बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू आपका यहाँ पर मुझे इनवाइट करने के लिए एंड मुझे एक मौका देने के लिए, सब लोगों को बताने के लिए मर्चेंट नेवी के बारे में। एंड होपफुली ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग तो करते थोड़ा सा, आप ये बताओ मर्चेंट नेवी की तरफ आपका क्या अट्रैक्शन था स्टार्टिंग से जो आपने इस फील्ड को चुना? देखो नॉर्मली यही है कि सब लोगों ने टाइटैनिक देखी है, तो टाइटैनिक का तो आपको पता ही है कि टाइटैनिक की क्या स्टोरी थी। एंड काफ़ी सारे लोग उससे भी रिलेट कर पाते हैं अपने आप को। दूसरी चीज़ है लोग यही जब मैं भी गया था मर्चेंट नेवी में तो यही सोचते थे कि बड़ा एडवेंचर मिलेगा, ठीक है, और काफ़ी सारा जगह घूमने को मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो वो सब एक पॉइंट से जिन चीज़ों ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया मर्चेंट नेवी की तरफ उस टाइम पे, ठीक है। वो तो जब बाद में जब हम गए मर्चेंट नेवी के अंदर, जब हमारा सिलेक्शन हो उसके बाद पता चला कि अंदर क्या क्या चीज़ें और हैं और क्या होती हैं, वो डिफरेंट थी। बट फिलहाल मतलब उस टाइम पे यही पॉइंट्स थे। तो बिफोर आफ्टर काफ़ी अलग हुआ मतलब? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो होता ही है। जो रियलिटी होती है वो तो डिफरेंट ही होती है ना, जो आपको पहले पता चलता है ना, उससे तो अलग ही होती है। अच्छा, वैसे अट्रैक्शन से मुझे एक चीज़ लगती है कि क्या आपको लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के अंदर भी अट्रैक्शन रहता है मर्चेंट नेवी की तरफ को, कि इस फील्ड को बहुत लोग चुनने की कोशिश करते हैं अपनी यंग एज में? देखो ऑब्वियस रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि मनी इज़ द मेन कॉज मर्चेंट नेवी में, ठीक है, क्योंकि आपका पे स्केल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इतनी यंग एज में इतने पैसे इतनी आसानी से कहीं नहीं कमा सकते जितने आप मर्चेंट नेवी में कमा सकते हो। आप सोच लो, एक बंदा जो 18 साल का है, उसे 18 या 19 साल का, उसको मंथली लेट से आपको 1 लाख रुपए अगर उसकी मंथ की सैलरी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 1 लाख रुपए एक 19-20 साल के लड़के के लिए इज़ नॉट अ, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट नहीं है। आप देख लो बीटेक करते करते लड़कों की उम्र 22 साल 23 साल हो जाती है, और उसके बाद उनको सैलरीज, मतलब फर्स्ट जब वो सिलेक्शन होता है, जब वो फर्स्ट अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके आता है तो 20-25 हज़ार रुपये मिलती है। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है, मैं तो वही मानता हूँ। मेरा हाँ कह सकते हो कि मेरा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था अट्रैक्शन का, मनी था। तो वो तो बात सच है। एंड आई थिंक इसलिए काफ़ी यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे ही वो 12th क्लियर करते हैं कि पहले मर्चेंट नेवी में चले हैं। आपको अराउंड 15-16 ईयर्स हो चुके हैं मर्चेंट नेवी में, तो कुछ आपको डिफरेंस लगता है तब के पे स्केल में आपके पे स्केल में? क्या वो ग्रो हुआ है? देखिए जब मैंने एंटर किया था उस टाइम पे मर्चेंट नेवी का क्रेज़ इतना ज़्यादा नहीं था, इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता था मर्चेंट नेवी के बारे में, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता था मर्चेंट नेवी के बारे में, ठीक है। मेरा 12th के बाद गोल नहीं था मर्चेंट नेवी में जाने का। मेरा गोल था, जैसे सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे सोचते हैं, एंड शायद
काफ़ी ज़्यादा आज भी सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं AIEEE की एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। तो मेरा भी यही एम था। मैंने भी 12th के बाद ये सोचा, मैंने एग्ज़ाम दिए, मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। ड्रॉप करने के टाइम में IIT AIEEE की ही पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ये है, उस टाइम मेरे कुछ बिछड़े हुए फ्रेंड्स थे जो जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था पहले, वो दोबारा से मुझे कहीं मिल गए और उन लोगों ने फिर मर्चेंट नेवी के बारे में मुझे बताया। अच्छा। तो फिर उन लोगों ने फ्लो चार्ट दिखाया, मनी फ्लो चार्ट, जिसके ज़ीरोज़ बढ़ते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक। बस फिर मैं ज़ीरोज़ ही काउंट करता गया। अच्छा। और फिर वही है कि मैंने भी सोचा कि ठीक है, जस्टिफाइड है, आपको जल्दी पैसा चाहिए और फैमिली पे प्रेशर कम रखना है पैसे का, तो बेटर है मर्चेंट नेवी में ऑप्ट। तो वही जैसे मैंने पूछा कि जो वो तब का पे स्केल और अब का पे स्केल कुछ उसमें डिफरेंस आया? उसमें डिफरेंस ये है कि हमारे में मुझे ये लगता है कि पे स्केल में इतना डिफरेंस नहीं आया है 15 साल में, जो पहले था और अब था। हुआ है इंक्रीज, बट उस परसेंटेज से इंक्रीज नहीं हुआ जितनी लैंड जॉब्स में पे स्केल बढ़ा है। उस टाइम पे लैंड जॉब्स में इतना नहीं इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो काफ़ी अब काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, अब काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं एंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया मर्चेंट नेवी मनी वाइज, मैं ये बोलूँगा। अच्छा। आप अच्छा लैंड में भी कमा सकते हैं। जैसे अभी आपने खुद ही जिक्र किया था कि बहुत जगह घूमने को मिलेगी, बहुत जगह ट्रैवल करने को मिलेगा तो कहाँ घूमे हो आप? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इतने लोगों से सुना है और मैं ना इस चीज़ को अब मतलब बता के मैं ना एक्चुअली स्किप ही कर देता हूँ ये क्वेश्चन जब कोई मेरे से पूछता है कि कहाँ घूमा है। देखो, मैं चलो आपने मुझे यहाँ बुलाया, वेरी ग्रेटफुल। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बता देता हूँ सबको कि घूमने का कोई वो नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारा शिप होता है, हमारा शिप जिस भी पोर्ट पे जा रहा है वहाँ हम सिर्फ काम करते हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ कार्गो ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस है, कार्गो हमें लोड करना है, डिस्चार्ज करना है, जो भी करना है, वहाँ सिर्फ हम जाते हैं और सिर्फ काम के पर्पज़ के लिए जाते हैं, ठीक है। घूमने का कोई पर्पज़ नहीं होता। वैसे शिप से बाहर जाते हो कहीं आप? शिप से बाहर जाने का टाइम बहुत कम मिलता है और वो भी रैंक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेट्स से अगर हमें जाने का मिल भी गया तो हम 3-4 घंटे अपनी जॉब से निकाल पाते हैं, अपने रूटीन से बेसिकली। तो आप बताओ, 3-4 घंटे के लिए आपको भी कहीं जाने को मिले, लेट्स से आप भी कहीं हो, थाईलैंड वाईलैंड कहीं जा रहे हो, 3-4 घंटे कोई आपको जाने मिला तो कहाँ ही जाओगे आप? वही है ना, आप मॉल चले गए या फिर कहीं चले गए, वहाँ घूम के आप वापस आ गए। तो उसे ना घूमना नहीं कहते, वो बस एक हमारे उस पर टैग लग गया है कि हाँ भाई ये टाइम पास करना हो गया कि बस हाँ चलो। हाँ, बस वही है, अपना खाने पीने का सामान लिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक रेस्टोरेंट में चले गए, एक बर्गर खा लिया, वापस आ गए। लेकिन हमारे को टैग लग गया कि ये तो भाई मर्चेंट नेवी का है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया घूम चुका है, अमेरिका घूम चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं स्पेसिफाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन क्या रहता है वहाँ पे शिप वगैरह में? कैसा रूटीन होता है? देखो, रूटीन रैंक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अभी फ़िलहाल मेरी रैंक तो जैसे अभी आपने बता ही दिया कि चीफ ऑफिसर की जो मेरी रैंक है, मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेक एंड इंजन। तो रूटीन ऐसा रहता है कि समझ लो दिन में 12 घंटे काम है एंड 12 घंटे रेस्ट है, ठीक है। 4-4 घंटे की वॉचेस होती हैं जिसमें आपको सुबह 4 से 8 और दोपहर में 4 से शाम को 8, ये 2 वॉचेस होती हैं, जिसमें बेसिकली आपका काम ये होता है कि शिप जो है वो जो चल रहा है, आपको बस मॉनिटरिंग करनी है कि शिप सही जा रहा है, अपने कोर्स पे चल रहा है, जहाँ उसको जाना है वहीं जा रहा है, किसी डेंजर में नहीं है। और ये तो हो गए 8 घंटे, 2-4 घंटे की वॉच, और 4 घंटे जो होते हैं वो मेंटेनेंस काम के लिए होते हैं। तो बेसिकली 12 घंटे काम और 12 घंटे ऑफ। जो आपका शिप होता है किस टाइप का होता है? मतलब क्रूज शिप जैसे हमने देखे हैं, हमने मूवीज वगैरह में ही देखा है तो आपका शिप किस टाइप का होता है? तो देखो, ये भी बड़ा एक ना डाउट है सबके मन में। जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम शिप पे सेल करते हैं, तो लोगों के दिमाग में ना क्रूज शिप ही आता है। वो कहो ना प्यारे वाला क्रूज शिप हो गया या जो सा भी क्रूज शिप हो गया, तो वैसे ही एक वो आती है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, शिप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं जिस शिप पे काम करता हूँ वो है कार्गो शिप। उसका काम होता है कोई सा भी कार्गो हो उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। अब मैं जिस शिप में काम करता हूँ वो है कंटेनर्स। आपने देखे होंगे रोड पे भी वो बड़े बड़े क्या नाम बोलते हैं, ट्रक्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स, एक बॉक्स टाइप यूनिट होता है
जिसको वो इधर से उधर ले जाते हैं। बाय रेल भी वो ट्रैवल होते हैं, ट्रेन से भी काफ़ी सारी ट्रेन मालगाड़ी टाइप वो कंटेनर्स ट्रैवल करते हैं। तो मैं उसमें डील करता हूँ, मेरा कंटेनर टाइप शिप है, तो मेरा काम उसमें होता है। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स होते हैं, टैंकर्स भी होते हैं, कंटेनर्स भी हैं, फिर गैस कैरियर्स भी हैं। बट जो क्रूज़ है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका कार्गो से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ पैसेंजर्स है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है ना। वो लोगों को लेके जा रहा है, वो चाहे यूएस जा रहा है, चाहे जापान जा रहा है, चाहे इटली जा रहा है, चाहे यूरोप जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको बस लोगों को लेके जाना है। वहाँ लैविश लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं क्रूज शिप पे, है ना। आपका सारी चीज़ें होंगी, बार होगा, रूम्स होंगे, एंड एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और हमारा सिर्फ काम के पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। तो इसके बारे में ये ना सोचा जाए कि शिप का मतलब सिर्फ क्रूज शिप है, अलग अलग शिप्स होते हैं। अभी जैसे फैमिली कम्युनिकेशन वगैरह कैसा होता है शिप से? क्योंकि अभी तो चलो फिर भी मैं कहूँगा शायद से हो सकता है कि काफ़ी हद तक सुविधा हो गई होगी नेटवर्क्स को लेकर के, वरना पहले, अब तो 15-16 ईयर्स हो गए, पहले तो काफ़ी दिक्कत रहती होगी। देखो ऐसा है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो तब क्या है कि हमारे पास शिप पे कोई ऐसा कोई नेटवर्क स्पेसिफिकली नहीं होता था। तो क्या था, हमारे लिए मेन जो एक वो था, मेल, हम मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। अच्छा। तो जैसे हम लोग ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, याहू ईमेल या जीमेल, जो सा भी यूज़ करते हैं, तो मेल ही था। उस टाइम पे एक फ़ोन हुआ करता था जो था सैटेलाइट फ़ोन, ठीक है। बट उस टाइम वो फ़ोन यूज़ करना बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। मतलब अगर आप 1 मिनट कॉल करोगे तो समझ लो 100 रुपीज़ 1 मिनट की कॉस्ट होती थी। तो हम लोग भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, दैट वो सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ होता था। अच्छा। तो बेसिकली वो मोड जो था सिर्फ मेल था। अब चीज़ें काफ़ी इजी हो गई हैं विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब काफ़ी सारी चीज़ें सुधर गई हैं, अब हमें अच्छे नेटवर्क्स आ गए हैं, तो कम्युनिकेशन इतना बड़ा गैप नहीं है। अब यह है कि जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है वो हमें मेल भी, व्हाट्सएप भी, एंड आप ऑनलाइन रह सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई वो नहीं है, अब वो गैप नहीं रह गया। बेसिकली अब आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड हो। पहले काफ़ी दिक्कत। पहले बहुत दिक्कत आती थी, तो ये एक प्लस पॉइंट है पहले को लेके। पहले हमने वो दिक्कतें देखी, और ऐसा भी होता था टाइम के, मतलब कभी कभार मेल सिस्टम भी नहीं काम करता था, तो महीने में सिर्फ एक ही बार मेल हो रहा है। अब आप सोचो, अगर आपकी फैमिली है और सिर्फ महीने में सिर्फ एक ही बार आप मेल कर पा रहे हो, तो सब लोग तो वरिड हो ही जाते हैं। बट आज के टाइम पे बड़े सारे ऑप्शंस हैं एंड आप कनेक्टेड रहते ही हो। फैमिली इफेक्ट कितनी होती है मर्चेंट नेवी पे जाने से? फैमिली तो अब देखो, ये एक चीज़ है जो पहले हमने नहीं सोची थी जाने के टाइम ना, जब हमने ज्वाइन किया था मर्चेंट नेवी। अब ये है कि देखो आप, मेरा जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी कंपनी 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट 5+-1 कहते हैं। मतलब 4 मंथ्स में भी आपको साइन ऑफ कर सकती है, मतलब आपको छुट्टी दे सकती है, या फिर आपको 6 मंथ्स तक लेके जा सकती है। अच्छा। तो अब आप सोच लो, कोई भी अपनी बेटी आपको देगा तो ऑब्वियसली वो चाहता ही है ना कि आप उसके साथ हमेशा रहो, 24/7 365 डेज। तो फ़र्क तो पड़ता है उसमें फैमिली लाइफ। मैरिज वगैरह में इशू आता है? हाँ बिल्कुल आता है इशू, बिल्कुल आएगा। अब देखो, आप अगर 5 या 6 महीने के लिए गए हुए और आपकी वाइफ सब कुछ हैंडल कर रही है अकेले, तो उसके लिए तो डिफ़िकल्ट काम है ही। प्लस सब लड़कियों के लिए हैंडल करना भी इजी नहीं होता, क्या पता कोई नहीं भी हैंडल कर पाए, क्योंकि जो काम एक मेल हैंडल कर सकता है वो एक फ़ीमेल को हैंडल करना इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। कोई भी काम अकेले तो होगा ही ना, एक बैलेंस तो होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 2 जने मिलके चला सकते हैं ना उस चीज़ को। वो तो करना ही पड़ता है। बट ये एक ड्रॉबैक मैं बोल सकता हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड उसके पीछे से आपकी वाइफ को मैनेज करना पड़ता है, तो अब वो चीज़ है, वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक में आ जाता है। बट अब इस चीज़ का भी वो हो गया है। पहले जैसे जब हमने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे फैमिली कैरेज भी इतना ईजी नहीं था, आप अपनी वाइफ को उतना लेके नहीं जा सकते थे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अब टाइम के साथ चलते चलते हाँ आप ले जा सकते हो, आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट है आप अपनी वाइफ को, बट ये जो वाइफ को लेके जाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे, बट आप लेके जा सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एज लिमिट क्या रहती है मर्चेंट नेवी में काम करने की? देखो मर्चेंट नेवी में वैसे तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ दैट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ठीक है। अब मर्चेंट नेवी में भी 2 होती हैं, एक गवर्नमेंट भी होती है, एक प्राइवेट भी होती है।
गवर्नमेंट है जो, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे एक कंपनी है, मैं बता देता हूँ, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। मेरी जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ में होती हैं फिक्स्ड एज। अब मैं आई एम नॉट श्योर बट 58 to 60 कुछ होती है रिटायरमेंट के लिए, बट प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप जब तक फिट हो, जब तक आप अपना मेडिकल टेस्ट हाँ क्लियर कर रहे हो, तब तक आप कर सकते हो। मैंने कैप्टन के साथ सेल किया है जो 65 ईयर्स है, 66 ईयर्स हैं, 68 मैंने सेल किया बस, क्योंकि वो फिट है, तो वो मेडिकली फिट है इसीलिए सेल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सर्टन एज डिफाइंड नहीं है, आप कर सकते हो कभी तक। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इतने टाइम तक कोई वैसे अलाउ नहीं करता कोई भी। फिटनेस के ऊपर है सब। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फिटनेस के ऊपर है। रैगिंग भी होती है वहाँ पे? कोई जैसे फ्रेशर जा रहा है, क्या रैगिंग वगैरह शिप्स में भी होती है? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे, क्योंकि हमारा कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, हम लोग वहीं जा रहे हैं। और रैगिंग वैसे आप कह सकते हो, हाँ रैगिंग, रैगिंग सॉर्ट ऑफ रैगिंग ही होती है। देखिए ऐसी बात है कि अब जैसे एक फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना, शिप में। अब हम लोग सब एक्सपीरियंस हैं शिप में लेट्स से 22-25 बंदे होते हैं, वो सब एक्सपीरियंसड हैं। अब एक फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उसने कभी शिप ही नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसने कभी देखा ही नहीं है, तो वो ज्वाइन कर रहा है, तो उसे कुछ पता नहीं, उसको उल्लू बनाना बहुत आसान है, ठीक है, कोई भी उसको बना सकता है। अब क्या है, हम अब जैसे मेरे लिए मैं तो एक चलो रिस्पॉन्सिबल हो गया, बट जो हमारे जो शिप में और लोग होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों में मज़ा लेते हैं। उनको क्या है कि ये लड़का आ गया, इसे कुछ पता नहीं, तो चलो उसको बुद्धू बनाते हैं। तो क्या है कि वो उल्टे सीधे जगह उसको फंसा देंगे, उल्टे सीधे उसको काम बोलेंगे। अब जो क्रू है काम करने वाला, वो मतलब काम करने वाले लोग हैं, वो बोलेंगे उसको कि सर बुलाओ मुझे, ठीक है ना, उसको सर बुलाना पड़ेगा। अब वो लड़का नया है, उसको पता ही नहीं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है, आप जा रहे हो तो आपका सब कुछ फ्री है, वहाँ किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है। आप शिप में 5 या 6 महीने के लिए जितने टाइम के लिए भी गए, तो कोई बिल नहीं आने वाला उधर, अच्छा। क्योंकि आपको सैलरी मिलेगी, आपका खाना फ्री है, पानी फ्री है, रहना फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो अब उस लड़के को बोलते हैं कि जैसे उसकी ज्वाइनिंग हो गई, तो हफ्ते बाद उसको बोलेंगे अरे भाई तेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने वाला है। तो तू ज़्यादा क्या नाम बोलते हैं, तू ज़्यादा अपना तू अपने कमरे की बत्ती जला के आ जाता है, हमने चेक किया तेरा बिल ज़्यादा आएगा, तेरी सैलरी से कटेगा। वो बेचारा टेंशन में आ जाता है कि भाई मेरा बिल ज़्यादा आएगा, तो अब मैं क्या करूँ, रोना वोना शुरू कर देते। कभी कभार रोना भी शुरू कर चुके हैं, ऐसा रोए भी है। फिर बाद में थोड़ा सा हम लोग, वो मतलब जो क्रू है, वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है कि नहीं यार उसको रुला दिया, चलो ऐसा ना करे। बट ऐसा है, खाना ज़्यादा मत खा, तेरे खाने का बिल आ जाएगा, रेस्टोरेंट में तेरा बिल ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसी भी चीज़ होती है। अब वो यार फर्स्ट टाइम है, उसको क्या पता कि सब चीज़ें फ्री हैं, तो सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसकी मस्ती में, जब तक वो ले सकता है, टिल द टाइम ही कैन हैंडल इट, ठीक है ना। लेकिन जब लगता है कि वो ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है, तो फिर तो ऐसी रैगिंग चलती है, वो ऐसी रिगरस रैगिंग हेल्दी वे में। और इसका जो वो होता है क्या नाम बोलते हैं, बेसिकली हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे मैं हो गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे ऊपर होता है, हम भी देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि वो ज़्यादा सिवियर वे में जा रही है, बट यूजुअली इट इज़ इन अ हेल्दी वे, कि थोड़ा मज़ा भी ले लिया जाए क्योंकि नया लड़का आया है, और उसको कुछ सिखा भी जाए, तो ऐसा है, थोड़ी बहुत तो होती है। जैसे अभी रेस्टोरेंट्स की आपने बात करी, थोड़ा सा दिमाग में मेरे एक चीज़ और आई कि क्या फूड के को लेके कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे? जैसे वेजिटेरियन कोई है अगर, या कोई वहाँ पे इंडियन फूड प्रोवाइड हो जाता है, कुछ उसमें इशू आते हैं, ऐसा कुछ रहता है? हाँ, फूड का इशू रहता है, बट वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो वैसे मेरी कंपनी में क्या है कि मेरी कंपनी में मल्टीनेशनल क्रू है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब ये है कि आप एक्सपेक्ट करोगे, आप इंडियन हो तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे आपको इंडियन खाना चाहिए। बट क्या है, जो अब हमारे जो कंपनी के जो कुक्स हैं, जो बेसिकली खाना बनाते हैं, वो इंडियंस नहीं है। मेरी कंपनी में एक भी कुक है जो इंडियन नहीं है। हमारी जो कंपनी है उसमें सिर्फ श्रीलंकन्स और फिलिपिनोज़ हैं जो कुक्स हैं। तो अब उनको इंडियन क्यूजीन बनाना इतना आसान बात नहीं है, तो वेजिटेरियन वालों को ज़रूर दिक्कत आएगी इसमें।
ठीक है, नॉन वेजिटेरियन वाले फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि चिकन जिसको खाना है वो कैसे भी टाइप का चिकन एडजस्ट कर सकता है, ये चिकन तो चिकन होता है, ठीक है ना, उसको आप जैसे भी बनाओगे चिकन फिर भी खा सकते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड फिर भी खा सकते हैं। बट वेजिटेरियन फूड समझ लो, आप दाल हो गई, दाल अगर किसी को बनानी नहीं आती, दाल की अगर उसने खिचड़ी बना दी तो आप कैसे खाओगे? बात समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये सब मैंने हैंडल किया है, मुझे पता है। मैं तो चलो मैं सर्वाइव कर लेता हूँ बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, बट ये जो नहीं कर पाते उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि कुक को बिल्कुल ही नहीं बनाना आता वेजिटेरियन फूड, तो वो बेचारे फिर कभी ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड बटर खा रहे हैं, ब्रेड बटर जैम खा रहे हैं, ठीक है ना, कभी अचार से रोटी खा रहे हैं, अचार तो चलो मिल जाता है, वो तो जो जार वाला अचार होता है बेसिकली, उससे रोटी खा रहे हैं, तो फिर वो भी आप कब तक सर्वाइव करोगे ना? तो ये इश्यूज होते हैं। बट ये मेरी कंपनी के साथ है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनमें पूरा इंडियन क्रू है, तो उनको दिक्कत नहीं होती, बिकॉज पूरे इंडियन क्रू के साथ क्या है, कुक भी इंडियन है, तो फिर उनको अपने मुताबिक खाना मिलता है। तो किसी को फेस करना पड़ सकता है, किसी को नहीं करना पड़ सकता है। टाइम पास के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह क्या करता हूँ अच्छा, शिप में? देखिए वैसे तो मैंने आपको बताया जैसे 12 आवर्स वर्क, 12 आवर्स स्लीप, मतलब रेस्ट। तो कुछ एक्टिविटी रहती है वैसे? एक्टिविटी रहती है, बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है हमारी एक्टिविटीज़। देखो हमारे शिप में क्या है कि एक तो जिम है। अच्छा। हाँ, तो जिम काफ़ी वेल इक्विप्ड होता है, ठीक है, उसमें इक्विपमेंट्स रहते हैं, ऐसे इतने इक्विपमेंट्स रहते हैं कि आप प्रॉपर हर पार्ट का जिम मार सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बेंच प्रेस रहेगी, डंबल्स रहेंगे, बाकी एक वो मल्टी मशीन रहेगी जिसमें सारे आपकी एक्सरसाइजेज निकल जाएंगी, तो जिम तो पूरा रहता है हमारे शिप पे। तो वो आपका एक आ गया फिजिकल में। दूसरी चीज़ है, हमारा एक रिक्रिएशन रूम होता है, वहाँ पर हम लोग जाके मूवीज़ वूवीज़ देख सकते हैं। तो टेलीविज़न हो गया आपका, सीडी प्लेयर या एक वीडियो प्लेयर हो गया, तो उसमें आप अपनी मूवीज़ वूवीज़ देख सकते हो। साथ में और रिक्रिएशन में आपका कैरम बोर्ड, ठीक है ना, बुक्स हो गई पढ़ने के लिए, ठीक है। और बाकी पार्टीज़ होती हैं हमारी हर महीने, हर मंथ में एक पार्टी होगी। तो पार्टी में क्या, सारे एक रूम मेंबर्स गेट टुगेदर हो जाता है, थोड़ा हम लोग बारबेक्यू कर लेते हैं, और एक थोड़ी बहुत बियर वियर भी पी लेते हैं पार्टीज़ में, तो बियर वियर मिल जाता है वो भी पी लेते हैं। तो वैसे ऐसा है कि अगर आपका फ्री टाइम है तो आपका टाइम पास भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ रहती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया 12 आवर्स वक्त, तो जो बाकी के 12 आवर्स हैं वो कोई और की ड्यूटी लगती है फिर? तो इसमें क्या है कि सबका रूटीन डिफाइंड है, ठीक है। शिप अगर चल रहा है तो 24 घंटे वो निगरानी में चलेगा, विदाउट किसी के प्रेजेंस के बिना नहीं चलेगा। तो हर टाइम शिप मैन रहता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अपना रूटीन बताया, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे की ड्यूटी मैं दे रहा हूँ, तो एक 8 घंटे की ड्यूटी एक बंदा और देता है, और एक 8 घंटे की ड्यूटी एक बंदा और देता है, तो 3 ऑफिसर्स रहते हैं। तो राउंड द क्लॉक 24/7 शिप मैन रहता है, और उसे मॉनिटर करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि देखो अब जैसे एक फ़्लाइट हो गई, फ़्लाइट में एक पायलट चला रहा है, पायलट के साथ 250 बंदे हैं, ठीक है ना, ही इज़ इन चार्ज ऑफ 250 पीपल। एक अगर उसमें मिस्टेक हुई तो 250 बंदे जाएंगे इंक्लूडिंग हिम, ठीक है ना, वो भी मरेगा। सेम चीज़ आती है शिप के ऊपर। शिप में आप इतना कार्गो कैरी कर रहे हो, पैसेंजर्स की तो आप छोड़ दो, शिप में तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कार्गो कैरी होता है एक शिप पे, ठीक है। डील जो होती है पूरी। हाँ, जो जितने भी कंटेनर्स होते हैं, एक कंटेनर नहीं होता ना, आजकल तो कंटेनर्स 10,000 20,000 25,000 बड़े बड़े शिप्स बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उतना आप कार्गो कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो आप इंचार्ज हो उस कार्गो के भी, उस शिप के भी, और जो उसमें 20-25 बंदे हैं उनके भी। तो आप उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इतना रिस्की काम है, तो वो तो 24/7 मैन रहता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई। बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब अगर एक गलती हुई तो मतलब शिप को अगर कुछ हो गया आपकी निगरानी में तो फिर क्या उसका रहता है? नौकरी जाएगी, फिर और क्या होएगा, सीधा नौकरी जाएगी, और क्या। बट प्रूफ होगा कि मेरी गलती है। हाँ, अगर मेरी गलती है तो फिर वही वाली बात है, मतलब यही सोच के वो इतना पे स्केल भी देते हैं ना फिर। हाँ। तो हमारी सैलरी इसलिए ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ज़्यादा है, और अगर एक भी गलती हुई तो फिर सजाए मौत। क्या आपके शिप में लड़कियां रहती हैं, मतलब गर्ल्स वगैरह भी इस जॉब में आती हैं?
हाँ कह सकते हैं, हाँ आती हैं बट परसेंटेज बहुत कम होती है। अच्छा। हाँ कार्गो शिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्रूज़ की नहीं बात कर रहा। क्रूज़ में तो आपको पता ही है, क्रूज़ में तो विदाउट गर्ल्स कैसे काम चलेगा, है ना। मतलब आई मीन हाउस कीपिंग अगर आप, ज़्यादातर वही है, ग्लैमर भी ज़रूरी है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर तो कम है काफ़ी, बट हाँ अब गर्ल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। बात वही आ जाती है, जब मैंने पहले ज्वाइन किया था तो बहुत रेयरली हमें कभी लड़की दिख जाती थी, लेकिन अब लड़कियाँ काफ़ी हो गई हैं, मतलब ना, तो आती हैं वेरियस जॉब्स एंड दे आर डूइंग वेल। लड़कियों के लिए सेफ है ये फील्ड? जैसे आप बता रहे हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं, इतना कुछ सामान है, फिर ऊपर से 5-6 महीने के लिए जा रहे हो आप, तो सेफ है ये फील्ड? देखो ऐसा है, अब देखो जैसे आपकी सिस्टर होगी तो आप अपनी सिस्टर को भेजोगे वहाँ पर 5-6 महीने के, 6 महीने के लिए वो आपसे दूर जा रही है, हर बंदा बचेगा ही उससे। बचेगा ही, बचेगा ही। बट ये है कि ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, और तभी लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं। अब आप देखो हाई पेइंग जॉब्स भी हैं, एंड साथ में अब पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं कि अगर लड़की शिप पे है, सो शी इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द शिप, ठीक है। कैप्टन को भी बाईपास कर सकती है वो। वैसे तो कैप्टन सुप्रीमो होता है, कैप्टन इज इन चार्ज ऑफ द होल शिप, बट अगर लड़की आ गई तो लड़की की पावर मैं कह सकता हूँ कैप्टन से भी ऊपर होती है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर चाहे तो वो कंपनी को भी अप्रोच कर सकती है अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो, एंड कंपनी उसकी बात सुनेगी। तो कंपनी की तरफ से फुल हेल्प होती है लड़की के लिए एंड फुल प्रोटेक्शन होती है, तो इट इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स, ठीक है। बाकी देखो अपनी सेफ्टी तो अपने ऊपर ही होती ये तो है ही। है ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपको अपनी लिमिट्स पता है तो उसी हिसाब से सेफ्टी है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप शिप में गए हो, आपके साथ जो हैं, जितने भी आपके साथ लोग हैं वो गए हैं, अब शिप कहीं रुका, उसके बाद कोई वहाँ पे वहीं पे छूट गया हो, या कोई मिस हो गया हो कि यार पता नहीं, तो जब वापसी आ रहा तो आपको फील हो कि हाँ कोई तो कम है? ऐसा हो चुका है मेरे साथ एक बार। तो देखो ऐसा होता है कि अब हम लोग, जैसे मैंने बताया, शिप जगह जगह जाती है, तो हमें हमारा टाइम ना रिस्ट्रिक्टेड होता है। हमें 4-5 घंटे मिले, किसी को 2 घंटे मिले, किसी को 5 घंटे मिले, वो अपने अपने टाइम के हिसाब से बाहर जाते हैं। तो बाहर जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है जो पहले से ही फिक्स होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है कि भाई तुम्हें 5 घंटे या 6 घंटे में वापस आना है, क्योंकि शिप का निकलने का टाइम भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ है कि शिप के निकलने के टाइम से पहले भी लोग नहीं आए। अच्छा। हाँ, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो कि शिप इतना बड़ा कंसाइनमेंट है, वो एक बंदे के लिए, हम तो उसके लिए चीटी हैं यार, हम क्या हैं शिप के हिसाब से ना, हम सब लेबरर्स हैं, हमारी कोई इतनी वैल्यू नहीं है शिप के आगे, इतना बड़ा कंसाइनमेंट है, तो वो आपके लिए वेट नहीं करेगा ना। वहाँ तो डॉलर्स में काम हो रहा है, वहाँ इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, मतलब टाइम इज़ मनी। जितनी देर शिप वहाँ रुकेगा पोर्ट पे, उतना पैसा पोर्ट वाले बना रहे हैं, ठीक है ना। तो शिप बेसिकली सेल आउट हो जाता है उसको छोड़ के, अगर बंदा लेट हो जाता है तो। बाकी उसमें यही हुआ है, जब ऐसा हुआ था तो एक क्रू मेंबर हमारा छूट गया था पीछे, तो शिप सेल आउट हो गया था। दूसरे पोर्ट पे जब हम पहुँचे तो जो एजेंट था जहाँ पर वो छूट गया था, वो क्रू मेंबर, उसको फ़्लाइट करवा के नेक्स्ट पोर्ट पे पहुँचा दिया था उसने, तो फिर उसने वहाँ से आ गया था वो शिप के अंदर। हाँ, बट इस चीज़ में ये चीज़ बड़ी डेंजरस है, क्योंकि इसमें निगलेक्ट सीफेरर का माना जाता है, तो उसकी प्रोफाइल पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि देखो अगर आप जा रहे हो तो आप अपनी वो बात सारी उसी पे आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्राइडे पे जा रहे हो तो आपको पता है कि आपको आना है वापस, तो आप टाइम पे क्यों नहीं आए, तो उसी के ऊपर निगलेक्ट होगा, एंड कॉम्पनसेशन भी फिर उसी से लेगी कंपनी। ये तो हुआ एक केस। दूसरा केस ऐसे ऐसे होता था, अब काफ़ी कम हो गया है, पहले काफ़ी ज़्यादा होता था ये, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये चीज़ काफ़ी प्रेवलेंट थी कि काफ़ी सारे सीफेयर्स क्या करते थे कि उनका मोटिव ही यही होता था शिप ज्वाइन करने का। उन्होंने ज्वाइन किया शिप, उनको बेसिकली बाहर की कंट्री में सेटल होना होता था। अच्छा। तो वो क्या करते थे कि शिप जैसे ज्वाइन किया, अब उनको रूट मिला यूएस का, तो वो यूएस पहुंच गए। जैसे यूएस पहुंचे, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा एंड शिप छोड़ के शोर लीव गए, मतलब बाहर गए घूमने के लिए और वापस ही नहीं आए। अच्छा।
तो उनका पर्पस क्या होता था कि उन्हें बेसिकली उस कंट्री में सेटल होना है, तो ऐसे भी तो रेफ्यूजी बन जाएंगे। हाँ वही मतलब पर्पस और मतलब जितने भी टाइम रेफ्यूजी बने 1 साल 2 साल बाद में तो उनको ग्रीन कार्ड मिल ही जाना है किस तरह काम वाम करके, तो ये भी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो पहले ये मैंने बहुत देखा है, बल्कि मेरे साथ भी जो काम करने वाले हैं उनमें मैं मतलब जिन्होंने मेरे साथ काम किया है मैंने खुद देखा है कि भाई एक शिप पे ये बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, और जब मैं दूसरी शिप पे गया तो मैं उसके पोस्ट में फेसबुक पे देख रहा हूँ फ्रॉम यूएस, तो वो है लेट्स से वो श्रीलंकन है, एक शिप पे काम कर रहा है, दूसरी शिप में यूएस पहुंच कैसे कैसे हो सकता है। बाद में मैंने उस शिप के बारे में पता करा तो वो यूएस जा रहा था शिप, तो ऑब्वियसली वो जंप भी करा होगा, ऐसे कैसे कौन इतनी जल्दी स्विच कर सकता है। तो ये केसेस पहले होते थे, अब काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया है कंपनी का भी, तो अब कम हो गए हैं बट होते थे। चलिए थोड़ा सा अब जो सवाल है ना वो मेरे साथ साथ शायद और लोगों का भी हो, कभी कोई पायरेट्स के साथ एनकाउंटर हुआ है आपका शिप के दौरान, या फिर आपने कभी सुना हो ऐसा कुछ? देखो इसका फिर वही चीज़ है, अब पायरेट्स के इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं। आपने वो फिल्म तो देखी होगी उसकी टॉम हैंक्स की, कैप्टन फिलिप्स, तो बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, इट इज़ वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो, वो एक्चुअल इंसिडेंट पे ही है, बट वो उस टाइम पीरियड पे है जब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था, 2007-8 की कुछ फिल्म है वो, तो उस टाइम पे पायरेट इंसिडेंट्स बहुत पीक पे थे, पायरेसी बहुत पीक पे थी, स्पेशली वो सोमालिया वाला जो उन्होंने डाला है उसमें जो मूवी में है। तो मैं एक्चुअली खुद उस रूट पे बहुत सेल करता था उस टाइम पे, तो मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी फेस किया है वो चीज़। जैसे मैं उस रूट से निकला हूँ बट फॉर्चुनेटली मुझे पायरेट्स ने अटैक नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड जो दूसरे शिप पे है वही उस रूट से निकल रहा है और उसके रूट पे फायरिंग हुई है। अच्छा, हाँ शिप शिप के ऊपर फायरिंग हुई है, बट लकीली पायरेट्स ने किसी को कैप्चर नहीं किया, वो लोग सक्सेसफुली निकल गए। तो ये वाले इंसिडेंट्स उस टाइम पे होते थे। अब क्या है, अब वॉरशिप्स ने बहुत कंट्रोल कर लिया है एंड अब पायरेसी बेसिकली सोमालिया में उस वाले रीजन में तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई है, अब तो ख़त्म ही हो गई उस साइड पे। अब है कि छोटी मोटी थेफ्ट्स होती हैं, चोरी चिकारी, है ना, जैसे कुछ स्टोर वोर चोरी कर लिया, रोप्स वोप्स चोरी कर ली, ये सब होती है। कुछ कुछ एरियाज़ में ये अभी भी है, तो ये नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह एलिमिनेट हो गया है, बट है। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट मेरे शिप पे नहीं हुआ है, बट मैंने अपने फ्रेंड से बड़ी स्टोरी सुनी है, तो हो किसी के साथ भी सकता है। मैं कहूँगा मेरा लक मेरे साथ था तो इसलिए मैंने फेस नहीं किया, बट और उन्होंने फेस किया। कुछ कुछ इंसिडेंट्स अभी भी होते हैं, केयरफुल रहना पड़ता है। कभी जैसे शिप के ऊपर कभी आपने सुना है कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या आपने फील करी हो या आपने सुनी हो किसी से, ऐसा भी होता है कुछ? पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब भूत प्रेत? मतलब कि कोई किस्सा हो किसी शिप का कि हाँ यार यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ था। देखो अब स्टोरीज ना हर बार बनती हैं, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो स्टोरीज तो हर जगह बनती हैं, चाहे शिप हो चाहे लैंड हो। ठीक है, बाकी हाँ ये बात आपकी सही है, मैंने भी ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं शिप्स पे। क्योंकि देखो आप 6 महीने की मेरा जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 का है, कई क्रू मेंबर्स का 9 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इतने स्ट्रेस में क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं तो कई लोग स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते, तो वो शिप पे ऐसे एक्ट्स कमिट कर लेते हैं। जैसे हो गया सुसाइड, किसी ने अपने कैबिन में अपने आप को लॉक करके सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो मर गया अपने कैबिन में। अब आप सोचो कि एक कैबिन में एक किसी रूम में एक बंदे की डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, तो कौन जाएगा उस रूम में रहने के लिए? कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं जाएगा ना उस रूम में रहने के लिए। कौन जा सकता है? मैं खुद नहीं जाऊँगा, अगर रहने के लिए मेरे को बोलेंगे कि उस रूम में चले जा, सफाई कर दी, पूरा सैनिटाइज कर दिया उस रूम को, जाके रह लो, मैं नहीं जाऊँगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा मरा है वहाँ पर। तो ये अब क्या होता है कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब चाहे वो भूत प्रेत उस रूम में हो ना हो, लेकिन लोग फैला देते हैं वो चीज़। ठीक है, जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो कोई ना कोई आपको कहानी सुनने को मिलेगी। मैंने खुद ऐसा कोई भूत प्रेत शिप पे नहीं देखा है, ठीक है, मैंने खाली सुना है। ठीक है, इंसिडेंट्स होते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी भी। बाकी ये है, स्टोरीज़ हर जगह बनती हैं,
जहाँ पर भी ऐसा कोई होता है। जैसे कि वहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया अगर, हाँ तो उसके बाद उस जगह उस कमरे को ऐसा कोई वहाँ पे रहेगा नहीं, और फिर उसको ऐसा बना देंगे कि यहाँ तो भाई जाना ही नहीं है, इस कमरे से दूर रहो। बिल्कुल। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे करके स्टोरीज बढ़ती स्टोरीज बढ़ती जाती हैं, दूसरा बंदा एक बंदे को बताता है, तीसरा बंदा दूसरे को बताता है, वो सब डर जाते हैं। है कि हर कोई फिर वो भी होता है ना कि जैसे कि बात शुरू किस जगह से हुई, चाहे वो एक माचिस की तिल्ली थी, पर वो फिर आग धधकती बिल्कुल बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो बात हो ही ना, कोई ना। हाँ, उस कमरे में कुछ नहीं हो, भले उस कमरे में जाके आप सो भी जाओगे, लेकिन उन लोगों ने पहली कहानियां बना दी डर के मारे, और कुछ नहीं है। एक्सीडेंट्स वगैरह का खतरा भी आता है शिप में। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। कैसे एक्सीडेंट्स, मतलब क्या क्या कुछ आपने फेस किया है? देखो हाँ, मैंने फेस किए हैं एक्सीडेंट्स। देखो, ये चीज़ है कि अब हम वहाँ पर काम कर रहे हैं तो बड़ी सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं शिप में ऑपरेशंस के लिए। अब कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी हैं जो यूज़ होते हैं, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, वेल्डिंग भी होती है, कटिंग भी होती है, हैवी मशीनरी भी यूज़ हो रही हैं, इंजन को चलाने के लिए हैवी मशीनरी यूज़ होती है। तो अब हम सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, बट ये है कि इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, या फिर वो गलती हो जाती है, या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के बाद भी इंजरी हो जाती है। तो एक्सीडेंट्स होते हैं। अब एक्सीडेंट्स तो ज़्यादा बड़े भी होते हैं वैसे, ऐसे ही। अब इसके बारे में बात करें तो मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं और मैंने खुद भी देखा है, ये जैसे किसी की उंगलियां कट गई चारों की चारों, अच्छा। हाथ की। हाँ, तो ऐसे भी हैं, बट ये है कि उसकी उंगलियां इसलिए कटी क्योंकि उसने गलत, हिज वे वॉज रॉन्ग, विदाउट प्रिकॉशंस वो जॉब करने चला गया। ठीक है, अगर प्रिकॉशन लेता और प्रॉपर सेफ्टी केयर पहनता तो उसकी उंगलियां ना कटती। बाकी डेथ्स भी होती हैं, ठीक है, और इंसिडेंट्स हमारे शिप्स पे होते हैं क्योंकि देखो इतना बड़ा है कंसाइनमेंट, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कार्गो कैरी करते हैं। कभी कभी हैजर्डस कार्गो भी होता है, एक्सप्लोसिव कार्गो भी होता है, तो फायर भी हो सकती है। पानी में चल रहे हैं तो पानी अंदर भी आ सकता है, फ्लडिंग भी हो सकती है ना, कोलिजन भी हो सकती है। अब आप इतने जहाज़ को लेके जा रहे हो, पानी में सिर्फ आपका जहाज़ तो है नहीं, रोड पे भी आप चल रहे हो तो आपकी सिर्फ गाड़ी थोड़ी चलती है, सेम पानी का हिसाब है, तो पानी में बड़े सारे जाए तो कोलिजन भी हो सकती है, तो जहाज़ डूब भी सकता है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल एक्सीडेंट्स बिल्कुल होते हैं, बट ये है कि आप प्रॉपर सेफ्टी केयर यूज़ करो, प्रॉपर अपना सेफ्टी से चलो, कंपनी की गाइडलाइंस फॉलो करो, तो आपको कुछ नहीं होगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, एक एंड करने से पहले एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे कोई अगर मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहता है, जो भी आपको देख रहा होगा, और उसको क्या गाइडेंस आप देना चाहोगे, और इस प्रोफेशन को लेके आपका ओपिनियन क्या है, आपके जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताओ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं इसका आंसर कैसे करूं। देखो, मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज मैं खुद उसमें काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया काम करते हुए। जब मैंने ज्वाइन किया था तो इसका इम्पोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस बहुत कुछ और था ज्वाइन करने का। ठीक है, उस टाइम ये था कि मनी वॉज अ बिग मैटर इसमें ज्वाइन करने का। तब हमें सिर्फ यही बताया गया था कि मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और तुम्हें जल्दी पैसा कमाना है तो इसमें जाओ। ठीक है, किसी ने ये नहीं बताया था कि उसके बाद क्या होगा। ठीक है ना, जैसे जब हम वहाँ गए और चलो पैसा कमाना शुरू किया, ठीक है, दैट इज़ वन गुड एस्पेक्ट, लेकिन फिर बाद में हमने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू करे। ठीक है ना, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, मैंने एक शिप पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया, 11 मंथ्स 23 डेज। सोचो, अगर बंदा 1 साल रुक रहा है शिप पे, 1 साल में कितने फेस्टिवल्स होते हैं? सारे ही हो गए। सब मिस कर दिए उसने। मतलब वो लड़का अपने सामने सबको घर जाते हुए देख रहा है, लेकिन वो खुद घर नहीं जा पा रहा, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो मेंटली सिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस भी देखिए। लेकिन तब जब मैं ज्वाइन कर रहा था मेरे को किसी ने ये नहीं बताया था, ठीक है ना, कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना लंबा रुकना पड़ेगा। एक तो इतने टाइम तक आपको चारों तरफ सिर्फ एक समुद्र ही दिखे, एग्जैक्टली मेंटली भी तो एक वो इफेक्ट। वो चीज़ है, वो नहीं बताया था किसी ने ये नहीं बताया था कि वहाँ बिल्कुल अकेले होगे, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, किसी ने ये नहीं बताया था।
फिर बाद में जब हम लेट्स से आई गॉट मैरिड, तो फिर उसके बाद वाइफ ने गाली देना शुरू किया कि यार तुमने मुझे पहले ढंग से ये गाइड करना चाहिए था, तुमने मुझे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट इतना ही होगा, लेकिन तुम बोलते हो 4 महीने का, लेकिन तुम आते हो 6 महीने में। तो ये भी गलत चीज़, अब उसका भी एक अलग इम्पैक्ट होता है। अब ये है कि वाइफ भी कहीं कह सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा, शी इज़ ऑल्सो हैप्पी। अब तो चलो इतना टाइम हो चुका है कि शी अंडरस्टैंड्स कि मेरा क्या रूटीन है, मेरी कैसी जॉब है, तो वो अपने आप को ढाल चुकी है उस चीज़ में। बट शुरुआत में जब शादी हुई थी तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, इतने टाइम में अकेले रह रहा हूँ, है ना। दूसरी चीज़ है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि मेरे को शादी करने में इतनी दिक्कत हुई थी, क्योंकि देखो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स जो भी होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट 5 महीने 6 महीने, मतलब वो साल में 6 7 8 महीने बाहर रह रहे हैं, तो आप किसी को बोलोगे भी कि मैं 7 8 महीने अगर बाहर रहता हूँ, तो कोई भी अपनी बेटी को कैसे दे देगा आपको, अपनी वाइफ से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके पीछे छोड़ के जा रहे हो। उसके साथ कुछ हो जाए तो आप टाइम पे नहीं आ सकते, या आपकी फैमिली में कुछ हो जाए तो आप टाइम पे नहीं आ सकते। आप आओगे, आपको कंपनी उतारेगी, बट आप उस टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे ना, आप लेट ही पहुंचोगे, ठीक है, उसमें टाइम लैग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने तब फेस करी जब हम ऑलरेडी हमको मतलब 5 6 7 साल हो चुके थे, है ना। तो उसके बाद थोड़ी कोई बैकआउट करेगा, बट ठीक है, वो चीज़ें लेट पता चली, ठीक है। अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया और आई एम रियली हैप्पी। बट मैं यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा कि अब वो टाइम जा चुका है। अब लैंड पे इतनी अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है, पे स्केल भी बहुत अच्छा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पे स्केल है, ठीक है। एंड फैमिली इज़ एवरीथिंग। आप कमा रहे हो तो आप अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो। मुझे लगता है कि नई जनरेशन को उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गई ना, अब तो मतलब हर सेक्टर इतना ज़्यादा ब्रॉड हो गया है कि आपके पास बड़े सारे प्रोफेशंस हैं विच यू कैन गेट इनटू, ठीक है। हमारे टाइम पे, उस टाइम पे काफ़ी कम था, इंजीनियरिंग हो गई कि सिर्फ मेडिकल हो गया या फिर ये हो गया, ऐसे ही था। बट अब तो बहुत सारी सेक्टर्स खुल चुके हैं जिसमें बंदा जा सकता है। और अगर अभी नई लेट्स से जो अभी यंग जनरेशन है, अगर वो सोच भी रहे हैं यहाँ पर आने का, तो अभी बहुत वेटिंग है हमारी इंडस्ट्री में, रिसेशन बहुत आ चुका है। क्योंकि जब मैं था तब तो किसी को पता नहीं था ज़्यादा, ठीक है, हमारी लाइंस ओपन थी, हम फटाफट चले गए, हमें कुछ इतना वेटिंग में नहीं मिला। लेकिन अब क्या है, सबको पता है, तो क्या है कि अब लोग आना चाह रहे हैं बट उतने शिप्स नहीं हैं लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। तो अब जो न्यू जनरेशन ज्वाइन कर रही है एज फ्रेशर्स, उनको ज्वाइनिंग के बाद, सिलेक्शन के बाद 1 1 साल 2 2 साल वेट करना पड़ जा रहा है। आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको 1 1.5 साल वेट करना पड़ रहा है विद नो पे एंड नथिंग। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अभी जॉब्स है नहीं एट सी, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट दे वर 10 15 ईयर्स अगो। बाकी मैंने डिसएडवांटेजेस बताए हैं, बट यही है कि वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जब मेरे को जाना था तो मैंने सिर्फ पैसा देखा। मुझे एक बंदा एक कैप्टन के घर में लेके गया, जब मैंने उसका घर देखा तो मैं उसका घर ही देखता रह गया। मैंने कहा, मैंने अपनी मम्मी को बोला, अपनी मम्मी के साथ गया था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि घर इसे बोलते हैं, देखो इसका घर। फिर मैं जब उसके घर के अंदर गया तो मैंने कहा, वाह यार, मुझे भी ऐसा घर चाहिए। उसके घर के बाद जो गाड़ी खड़ी है, मैंने कहा मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर, जस्ट मैंने उसका घर देख के, उसकी गाड़ी देख के एंड उसका पैसा देख के मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मुझे यहीं आना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें नहीं सोची थी। तो ये यंग जनरेशन को सोचना चाहिए, क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया उस टाइम पे। बस मेरी यंग जनरेशन से यही रिक्वेस्ट है कि वट एवर डिसीजन दे टेक शुड बी बेस्ट फॉर देम। सर, हर चीज़ को सोच समझ के। ईशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने आज अपना इतना कीमती समय निकाल के आप आए। फिलहाल ईशान जी छुट्टियों पे आ रखे हैं, तो वो हमारे पास आए और अभी वापसी जा रहे हैं। हाँ जी, निकलने वाला हूँ बस मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और एंड करते हैं इसको, पॉडकास्ट को। बहुत ही अच्छी हमारी चर्चा रही और बहुत ही मज़ा आया मुझे भी बात करके। थैंक यू आपको भी, आपने मुझे इनवाइट किया एंड मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बताने का मौका मिला, बिकॉज ये काफ़ी सारे डाउट्स थे जो आई थिंक काफ़ी सारे यंगस्टर्स के मन में भी होंगे जो मर्चेंट नेवी के बारे में सोचते हैं, एंड आई होप मैंने भी कुछ क्लियर किए आपके मीडियम से। सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस एपिसोड में मज़ा आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा इस एपिसोड को, जो कि मर्चेंट नेवी के ऊपर हमें इतनी जानकारी थी नहीं, और आज ये नॉलेज गेन करके बहुत मज़ा भी आया और काफ़ी कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिला हुआ। जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके माइंड में कुछ डाउट्स हो तो शायद वो भी क्लियर हुए होंगे।
और मैं आशा करता हूँ आप लोगों का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसी ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेंगी और हम उनसे नए नए अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और नॉलेज गेन करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।